हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाईडी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। चलिए बिना देरी के फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। क्लास थोड़ी सी लेट है। आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे मैंने थीम चेंज की है। थीम इसलिए चेंज की है ताकि एक ही थीम में आप बंध के ना रहें। वो रोज आप स्लाइड देखेंगे उसी रंग की, तो आपको एग्जाम में भी वैसी स्लाइड की आदत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपको कैसा भी पेपर मिले, कैसा भी बैकग्राउंड मिले, पढ़ना आना आता हो और एग्जाम को हैंडल करना आता हो। तो चलिए कुछ दिन इस नई थीम से पढ़ेंगे। आर्टिकल लिखा हुआ है हमारी बूढ़ी होती हुई आबादी पे, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है ग्रेइंग विद ग्रेस। देखिए GREY इस वर्ड का मतलब होता है भूरा, और भूरा भी नहीं, काले और सफेद के बीच का रंग, मटमैला क्रीम कलर का रंग कहलाता है ग्रे। अंग्रेजी में कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता वाइट एयर। हिंदी में अपने बोल देते हैं सफेद बाल हैं उसके उसके वाइट एयर हैं। अंग्रेजी में वाइट नहीं, बालों के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रे। चाहे कितने भी सफेद बाल हो उनको ग्रे एयर बोला जाता है। और ग्रेइंग एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बालों का सफेद होना या फिर किसी इंसान का बूढ़ा होना। कह रहा है भारत भी ग्रे करेगा, भारत भी बूढ़ा होगा, लेकिन ये काम होना चाहिए ग्रेस के साथ, चमक के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से 20 साल बाद आपको पता लगे भारत की आबादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन सरकार के पास ऐसी आबादी को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए कोई सिस्टम ना हो। तो हमें ग्रेस के साथ में भारत को बूढ़ा करवाना है, जैसे हर कंट्री करवाती है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, भारत बूढ़ा क्यों हो रहा है। कह रहा है चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिक्वायर अ पॉलिसी रीओरिएंटेशन फॉर गवर्नमेंट्स। कह रहा है जी बदलते हुए, चेंजिंग पॉपुलेशन के या आबादी के जो डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स क्या होते हैं? किसी चीज के अंदर के बदलाव। आज पॉपुलेशन यंग है, एवरेज एज 27 साल है, अभी आबादी कम हो जाएगी, 2050 में आप देखोगे हमारी एवरेज एज होगी 41 ईयर्स। तो पॉपुलेशन के डायनेमिक्स बदल गए ना। कह रहा है जी वैसे ही जो पॉपुलेशन के डायनेमिक्स हैं जो बदल रहे होते हैं, उनको जरूरत होती है, दे रिक्वायर, और क्या, एक पॉलिसी रीओरिएंटेशन की या फिर पॉलिसी में बदलाव की सरकारों की तरफ से फॉर गवर्नमेंट्स। रीओरिएंटेशन का मतलब किसी चीज में ओरिएंटेशन को या फोकस को बदलना। अंग्रेजी में ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब ही होता है फोकस। अगर आपका ओरिएंटेशन पैसा है तो आप एक मनी माइंडेड पर्सन हो, आपको पैसा जो है दिन रात दिखता है। अगर आपका ओरिएंटेशन लर्निंग है तो आप ज्ञान के भूखे हो, आपको नया नया सीखने में मजा आता है। तो रीओरिएंटेशन मतलब अपने ओरिएंटेशन को, फोकस को फिर से बदलना, एडजस्ट करना। तो सरकार को भी अपनी पॉलिसी का रीओरिएंटेशन लाना होगा। डायनेमिक्स जो है इस चीज को रिक्वायर करते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन सीखो आप। अभी एक और चीज इसमें बताऊंगा आपको मैं। डायनेमिक्स वर्ड को देखो, ये बनेगा सब्जेक्ट। डायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बोलते हैं इसको गतिशीलता, चीजों में होने वाले बदलाव। डायनेमिक्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी इसकी प्लूरल है, पिंक कलर में, पीछे एस नहीं लगाया गया, सब्जेक्ट वर्ब को मैच करवाया। अब मैं आपसे जो कॉन्सेप्ट यहां सिखाना चाहता हूं ना, देखिए फ्लाइंग अ काइट इज या एन आर्ट। सम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वॉज या वर स्पॉटेड नियर द आइलैंड। मैं चाहता हूं वीडियो को आप पॉज करें, अपने दिमाग से पूछें यहां पे वर्ब को कौन सा चूज करोगे आप, सिंगुलर वर्ब रखें या प्लूरल वर्ब रखें। एक बार खुद से ट्राई दो, फिर मैं करवाता हूं कॉन्सेप्ट। देखिए फ्लाई करना यानी उड़ाना, और किसको, काइट को यानी पतंग को। पतंग को उड़ाना एक आर्ट है। क्या चीज आर्ट है? पतंग आर्ट नहीं है। फ्लाई करना यानी उड़ाना एक आर्ट है। समझ पाए इस बात को? फ्लाइंग यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको अपने अंग्रेजी में बोलते हैं जीरंट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए तो अंग्रेजी में जीरंट कहलाती है, और वो अपना वर्ब लेती है हमेशा सिंगुलर। तो इस केस में आप लिखेंगे फ्लाइंग अ काइट इज एन आर्ट, ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरा केस देखो, सम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वॉज या वर स्पॉटेड नियर द आइलैंड। कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट स्पॉट किए गए या ढूंढे गए या पाए गए इस आइलैंड के पास, इस टापू के पास। क्या पाया गया? फ्लाइंग यहां पे एक पार्टिसिपल, एक एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा था? ऑब्जेक्ट था उड़ता हुआ। किस टाइप का ऑब्जेक्ट था? ऑब्जेक्ट था उड़ता हुआ। और कितने थे? काफी सारे थे। सम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स पाए गए इस आइलैंड के पास।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्ब चाहिए तो वर स्पॉटेड आपको लिखना होगा, इसको प्लूरल वर्ब देनी होगी, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हो फ्लाइंग एक जीरंड है, यहाँ पे देखो फ्लाइंग एक एडजेक्टिव है। इस फ्लाइंग को देख करके हमेशा सिंगुलर वर्ब दोगे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देने से सेंटेंस आपका खराब हो जाता। हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब भी मिले तो आपको ये चेक करना होगा क्या वो जिरंड का काम कर रही है या फिर वो एडजेक्टिव है पार्टिसिपल का काम कर रही है। और कभी कभी ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आपको, जैसे कि ये सेंटेंसेस देखो, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स इज या आर एवरी कंपनीज गोल। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स हैज या हैव अट्रैक्टेड न्यू इन्वेस्टर्स। यहां पे प्रॉफिट है कंपनी का गोल, लेकिन क्या प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बढ़ते हुए प्रॉफिट नहीं है कंपनी का गोल, प्रॉफिट को इंक्रीज करना हर कंपनी का गोल है। इंक्रीजिंग नाम का जीरंड जो सब्जेक्ट बन रहा है इसको आपको वर्ब देनी चाहिए और वर्ब आएगी इसके सिंगुलर, तो यहां लिखोगे इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स इज एवरी कंपनीज गोल। लेकिन दूसरे केस में देखो, बढ़ता हुआ प्रॉफिट जो है उसने अट्रैक्ट किया है नए इन्वेस्टर्स को, प्रॉफिट बढ़ाने के काम ने नहीं किया है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ने यानी बढ़ते हुए प्रॉफिट्स ने, प्रॉफिट नाउन यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंक्रीजिंग इसके लिए एक एडजेक्टिव है, प्रॉफिट वो हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहां पे आपको हैव लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ने इधर सिंगुलर वर्ब ली इधर प्लूरल वर्ब ली, और किसका कोई फॉर्मूला नहीं है सिवाय आपको अपना दिमाग चला के देखना होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में भी हुआ, यहां लिखा हुआ था चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिक्वायर, बदलते हुए पॉपुलेशन के जो समीकरण है, जो गतिशीलता है, उसको जरूरत होती है पॉलिसी रीओरिएंटेशन की। समीकरण जो है वो मांगता है पॉलिसी में बदलाव, ना कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को बदलने का काम जो है वो पॉलिसी में बदलाव चाहेगा। क्योंकि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स आप बदल ही नहीं सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कैसी भी पॉलिसी बना लो, रातों रात कभी भी डायनेमिक्स चेंज नहीं होंगे। हाँ, बदलते हुए डायनेमिक्स जरूर किसी चेंज के लिए सरकार को विवश करेंगे, उन पे दबाव डालेंगे। मेरी अगर बात समझ गए तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये सब्जेक्ट था डायनेमिक्स, वर्ब थी इसकी रिक्वायर, प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब थी। चेंजिंग को हमने जीरंड नहीं माना, इसको हमने पार्टिसिपल माना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये बीच वाले दोनों भूल जाओ, ज्यादा सारे नहीं दूंगा, करना चाहो तो इनको भी ट्राई देना। आपको चूज करना है कौन सी वर्ब कहाँ कौन सी लगाओगे। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिस्टेबलाइज या डिस्टेबलाइजेज द इकोनॉमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी जो है इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करती है, तो क्या वर्ब लगाऊं। जलते हुए फॉरेस्ट इज या आर इंक्रीजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जलाने का काम जो है कैलोरीज को शरीर के अंदर, उसको जरूरत होती है इंटेंस एक्सरसाइज की। हिंदी में मीनिंग मैंने आपको बता दी है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। कोशिश करना कमेंट्स में डालना, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, एक बार में जिसको समझ में आ गया। चल फिर करवाऊंगा किसी क्लास में, चिंता मत करो, अगर रेगुलर हो तो ये कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं आपको। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सर्च करें @officialYT प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है, 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा कर दूं इसको जूम इन। पहला वर्ड अपने पास ऑर्डिल। ऑर्डिल होता है एक बुरा एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ अनुभव जिसमें आपको बड़ा दर्द हुआ हो, बड़ा दुख फील हुआ हो।
मिलियंस ऑफ हैप्पी फैमिलीज सडनली फाउंड देमसेल्व्स इन एन ऑर्डिल। लाखों जो है खुश परिवारों ने अचानक से अपने आप को पाया एक मुश्किल हालात में, पेनफुल एक्सपीरियंस में। और कब पाया? एज द वॉर ब्रोक आउट, जैसे ही वॉर ब्रोक आउट कर गई या फिर जंग शुरू हो गई। चलिए, आपके पेनफुल एक्सपीरियंस को अंग्रेजी में एगनी या थ्रोज भी बोलते हैं। THROES, पेन, दर्द, डिफिकल्टी, कठिनाई। जनरली ये वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है, आज इसको आप आर्टिकल में यूज होता हुआ देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास ऑडेशियस। देखिए, एक तो होता है साहसी, हिम्मती, और एक होता है अंग्रेजी हिंदी में उदंड। ऐसा आदमी जो बड़बोला हो, जरूरत से ज्यादा बोल जाए और अपने आप को बोल्ड, मतलब एकदम रिस्की टाइप का आदमी, पता ही नहीं है किसको क्या बोलना है, बस अपने हिसाब से, है ना, अपना ऐसा जिगर रखने वाला आदमी जो किसी से भी कोई बात कह दे। तो ये ऑडेशियस वर्ड अंग्रेजी में नेगेटिव टाइप का वर्ड है। हर प्लान टू विजिट यूरोप ड्यूरिंग द एपिडेमिक वॉज ऑडेशियस। उसका जो प्लान था यूरोप को विजिट करने का पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, वो बड़ा साहसी था, बड़ा हिम्मती था। ऑडेशियस देख लो, गलत तरीके से हिम्मती है, जितनी हिम्मत उसको नहीं करनी चाहिए थी उससे ज्यादा उसने दिखाई। चलिए, ऑडेशियस को अंग्रेजी में इंट्रेपिड और फूल आर्डी भी बोलते हैं। फूल आर्डी मतलब इतना सख्त सख्त काम किया आपने, हार्ड काम कर रहे हो जो देख के ही आप फूल लगो। समझ गए ना? एकदम 220 पे बाइक चला रहे हो, पुलिस वालों से झगड़ा कर रहे हो, पता है आपको मार पड़ेगी, ये भी उठा के ले जाएंगे, लेकिन कर रहे हो। तो ऐसा जब साहस आप दिखाते हो जिसमें आपका नुकसान साफ साफ होता हुआ दिखे, तो उस आदमी को बोला जाता है अंग्रेजी में फूल आर्डी। चलिए, थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा है, कोशिश कर रहा हूँ कहानी के साथ बताने की। अगला वर्ड है लेवरेज, बहुत बार आता है अपनी रीडिंग में। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का एडवांटेज या फिर उसका एडवांटेज लेना। लेवरेज एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग फंड करते हैं राजनीतिक पार्टियों को ताकि उनको राजनीतिक एडवांटेज मिल सके, उनके काम हो सके। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में लेवरेज को आपने यूज किया। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। आपको जरूरत है लेवरेज लेने की या एडवांटेज लेने की, अपनी एक्सपर्टीज का, अपनी कलाओं का, स्किल्स का, ताकि अच्छी जॉब आपको मिल सके आजकल के बाजार में। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इम्पेंडिंग। इस वर्ड को तोड़ो। इम्पेंडिंग बना है आई एम पेंडिंग से। मैं अभी पेंडिंग हूं, मतलब मैं अभी आप पे सर पे आने वाला हूं, एक मुसीबत का पहाड़ हूं जो भी टूटूंगा। नेगेटिव तरीके का वर्ड है, किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो आपको दिख रही है, होने वाली है। इम्पेंडिंग लूम, इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग, है ना, कोई भी चीज, चक्रवात, तूफान आने वाला है तो इम्पेंडिंग स्टॉर्म। द टू लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। जो लीडर्स थे इन दो देशों के, उन्होंने पार्लेज को हेल्ड किया। पार्लेज का मतलब होता है दो दुश्मनों के बीच की बातचीत, शांति वार्ता। तो उन्होंने शांति वार्ता को हेल्ड किया, ऑर्गेनाइज किया, ताकि वो अवॉइड करें, बच सकें, अवॉइड करें एक ऐसी वॉर को जो कहती है आई एम पेंडिंग, जो सर पे मंडराती है। चलिए, इम्पेंडिंग वर्ड आपने याद कर लिया होगा, मुझे पता है भूलोगे नहीं। इसके लिए 2-3 वर्ड्स हो रहे हैं अच्छे अच्छे। होवरिंग और लूमिंग, दोनों का मतलब होता है सर पे मंडराता हुआ। अंग्रेजी में तो कुछ प्लेन्स होते हैं जिनको होवरक्राफ्ट बोलते हैं, वो कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएंगे, आपके सर की ऊंचाई तक भी आ जाएंगे। समझ गए ना? वो मंडराने वाले प्लेन होते हैं, आप जितना मर्जी ऊपर, जितना मर्जी नीचे, कहीं भी किसी चीज के ऊपर ले जाओ, होवरक्राफ्ट। चलिए, इसके लिए एक और फ्रेज है अंग्रेजी में, इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है शुरुआती फेज में। अगर कोई चीज इन द ऑफिंग है ना, तो वो शुरू हो चुकी है, डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, और सर पे ही मंडरा रही है, बस फुल फ्लेजिड होना उसका बाकी है। द वॉर इज इन द ऑफिंग, जंग की शुरुआत हो चुकी है। चलिए, लास्ट है अपने पास डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है नाना प्रकार का, हिंदी में बोलते हैं विविध, विविधताओं से भरा हुआ। इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड एथनिसिटीज। भारत एक धरती है, भूमि है विभिन्न प्रकार की भाषाओं, संस्कृतियों और नस्लों की, एथनिसिटीज की। चलिए, ये वर्ड बड़ा सिंपल सा है, डाइवर्सिटी, विविधता, है ना, नाउन फॉर्म है इसकी। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेस आर्टिकल। एक समरी दे रहा हूं मैं आपको इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए, भारत का एक SRS सर्वे होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हर 2-3 साल से इसको करवाया जाता है। इस सर्वे में पता लगा कि भारत की पॉपुलेशन अब कंफर्म हो गया है कि वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है।
जो तेजी से बढ़ रही थी अब घटने की कगार पे आ गई है। कुछ स्टेट्स बहुत आगे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने में, जैसे यूपी बिहार एज ऑलवेज, और कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं जैसे दिल्ली कर्नाटका और तमिलनाडु एज ऑलवेज। हमारा आर्टिकल बोल रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड ये है कि अगले 15 साल में भारत में एक बूढ़ी आबादी जो है ज़्यादा हो जाएगी परसेंटेज टर्म्स में, नए बच्चे कम पैदा होंगे, एवरेज एज जो है वो बढ़ जाएगी। तो भारत एक बूढ़ी पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा, जैसे कि जापान है, जैसे कि यूएस है, नॉर्वे है, फिनलैंड जो है फिनलैंड है। तो ऐसे देश जब हम बनते हैं ना, तो उससे पहले सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए। पॉलिसी कुछ इस तरह की रखो कि अब जो जवान पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम बेनिफिट अगले 20 साल में आप ले सको। एक बार जब पॉपुलेशन की एवरेज एज 40 साल हो गई, जब दिए में तेल खत्म हो गया, तो फिर कितना चलेगा दिया भाई? 40 साल के बाद आदमी में खत्म हो जाता है जान, है ना। तो ये आर्टिकल की आज की समरी है। आज के आर्टिकल की टोन है एनालिटिकल और थॉटफुल, एनालाइज कर रहा है इस डेटा को और थॉटफुल होकर के अपनी थॉट्स को आपके सामने रख रहा है, सोच विचार करके आपको कुछ बता रहा है। शुरू करें आर्टिकल, साथ साथ पढ़ते जाना, मैक्सिमम बेनिफिट लेना हो। हर सेंटेंस से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो। कह रहा है, इफ देयर वॉज एनी डाउट अबाउट इंडिया गोइंग थ्रू द थ्रोज ऑफ अ डेमोग्राफिक चेंज, confirmation came with a sample registration या SRS statistical report indicating a fall in the country's crude birth rate और CBR and total fertility rate और TFR। तो ये पूरा आर्टिकल CBR और TFR पे लिखा हुआ है। कह रहे जी अगर कोई डाउट हमें था, इफ देयर वॉज एनी डाउट, किस चीज को लेके भाई? अबाउट लगा के बता रहा है, भारत को लेकर के। और भारत को लेकर के नहीं, भारत के गो थ्रू होने को लेकर के या एक्सपीरियंस करने को लेकर के। गो थ्रू समथिंग होना, किसी अनुभव से गुजरना। अगर कोई डाउट आपके मन में था भारत के अनुभव करने या गुजरने को लेकर के, उन थ्रोज से, उन पेन से, जो है डेमोग्राफिक चेंज का, हमारी आबादी में बदलाव का, डेमोग्राफी यानी आबादी। तो कह रहा अगर ये डाउट था ना, तो उसकी कंफर्मेशन आ गई, द कंफर्मेशन केम। और कैसे आई? SRS नाम के सरकार के सर्वे के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से आई, या जो उनके नंबरों वाली रिपोर्ट से। स्टैटिस्टिकल यानी जिसमें नंबर्स हो। और ये वही रिपोर्ट है जो इंडिकेट करती हुई है या दिखाती हुई है एक फॉल को, गिरावट को, कंट्री के दो पैमानों में। पहला पैमाना है CBR, दूसरा पैमाना है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। स्ट्रक्चर आपके सामने, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, समझाने जैसा और कुछ है नहीं। स्ट्रक्चर को देखते रहना, सब्जेक्ट वर्ब को मैच करके। जस्ट अ मिनट। सब्जेक्ट है डाउट, वर्ब है इसकी वॉज, कंफर्मेशन है सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इसकी केम। इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आपस में मिले हुए हैं। चलो अब ये CBR TFR क्या बला है भाई? कह रहा है जी एज पर द SRS डेटा फॉर सन 2023, इंडिया CBR defined as a number of annual live births in a population per 1000 people had declined to 18.4। कह रहा है जी एज पर यानी हिसाब से, इसी SRS सर्वे के डेटा के, जो है 2023 का, आज से 2 साल पहले का, इंडिया की जो CBR थी। अब CBR क्या है? देखो, इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में बताया गया CBR के बारे में डिटेल में। ये वो CBR है जो डिफाइंड होती है, पास्ट पार्टिसिपल लगा करके परिभाषित होती है उस नंबर के तौर पे या आंकड़े के तौर पे, जो है जिंदा बच्चों के बर्थ का, लाइव बर्थ का, एक आबादी में 1000 लोगों पे। तो 1000 लोगों पे कितने साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, उस आंकड़े को बोलते हैं CBR। कह रहा है जी डेटा के हिसाब से 2023 के भारत का CBR जो है ना, वो डिक्लाइन कर चुका था 18.4 पे, जो कि एक ड्रॉप है 19.1 से 2022 में जो हुआ करता था। तो 2022 में 1000 लोगों पे 19.1 बच्चे पैदा होते थे। अब 1.1 कैसे होता था? एवरेज है ये। 10,000 पे निकालोगे तो 191 बच्चे 10,000 की आबादी पे हर साल पैदा होते थे, जो इस साल 184 पे ड्रॉप कर चुके हैं। कह रहे द कंट्रीज TFR had also fallen to 1.9 after hovering at 2.0 in 21 and 22। कह रहा फिर जो दूसरा आंकड़ा है हमारा TFR, क्या होता है ये हमें पता नहीं है, अभी आगे बताएगा। कह रहा फिर जो TFR है ना, ये भी फॉलन कर चुका था 1.9 पे, और कब? होवर करने के बाद में या मंडराने के बाद में 2.0 के आंकड़े पे या नंबर पे सन 2021 और 2022 में। चलो अब ये बताएगा TFR क्या होती है। TFR की वो है हेड फॉलन, ये फॉल कर चुकी थी
हॉवर ऐड करना, लूम ऐड करना, किसी सर के चीज के सर पे मंडराना। कह रहा था TFR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम टू रिप्लेस दैट जनरेशन। कह रहा है जी जो TFR है ना, ये इंडिकेट करती है उस एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जिसको एक औरत, एक महिला हैव करेगी या रखेगी या जन्म देगी अपने जीवन में, लाइफ टाइम में। और क्यों? रिप्लेस कर देने के लिए उस जनरेशन को जिस जनरेशन से वो महिला आई है। भाई एक महिला है, एक वुमन, और एक मैन है, एक पुरुष, दोनों की शादी हुई। अब ये दोनों एक दिन मर जाएंगे, समाज से दो लोग कम हो जाएंगे, तो इनका फर्ज ये बनता है नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से कि कम ये दो लोगों को पैदा करें। तो फिर क्या होगा? इन दो को एक दिन चले जाना है और पीछे इन दो को छोड़ जाना है, तो पॉपुलेशन वहीं की वहीं रहेगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने जीवन में एवरेज कितने बच्चे पैदा करेगी? अगर सब महिलाओं की एवरेज 2 आ रही है तो आबादी वहीं की वहीं खड़ी है। तो बस वही बता रहा है। कह रहा है जी एंड अ TFR ऑफ 2.1 बर्ड्स पर वुमन इज कंसीडर्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। और कह रहा है अगर TFR लेवल 2.1 का हो पर वुमन पे, हर औरत 2.1 बच्चों को पैदा करे एवरेज, तो वो माना जाता है रिप्लेसमेंट लेवल का फर्टिलिटी, जिसमें समाज में चीज़ें बिल्कुल बराबर में होती हैं, जितने मरेंगे उतने पैदा होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और ये होता है ट्रांसलेटिंग टू अ स्टेबल पॉपुलेशन ओवर टाइम। ये सारा काम होता है लीड टू करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए या रिजल्ट इनटू होते हुए एक जो है स्टेबल आबादी में आगे चलने वाले वक्त में ओवर टाइम। तो वही आपको मैंने बताया था, दो लोग दुनिया में आए और उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, यानी हर महिला ने एवरेज 2 बच्चों को जन्म दिया। अब किसी ने 5 को दिया होगा, किसी ने 1 को दिया होगा, एवरेज इनकी 2 आ गई। तो फिर क्या होगा? आबादी वहीं की वहीं बनी रहेगी। लेकिन हम 2.1 लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा भी होगा ना, कुछ महिलाओं की डेथ पहले ही हो जाएगी, बच्चा देने से पहले ही, जन्म करने से पहले ही। तो 2.1 हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल के रखते हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे जो पूरे जो है बड़े नहीं होंगे, उनकी शादी से पहले उनकी डेथ हो जाएगी। चलिए, मैथ समझ में आ गई सारी। TFR की वर्ब है इंडिकेट्स, वुमन की वर्ब है विल हैव, TFR की वर्ब है इज कंसीडर्ड पैसिव वॉइस में। ट्रांसलेट टू करना, लीड टू करना, रिजल्ट इनटू होना, किसी नतीजे की तरफ ले जाना। कह रहा है जी एनी फिगर ओवर 2.1 सजेस्ट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन while rates below 2.1 signify a clear trend towards population decline। कह रहा है अब कोई भी आंकड़ा हो 2.1 से ऊपर का, 2.1 से ज़्यादा अगर महिलाएं बच्चों को पैदा कर रही हैं, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, कह रहा है कोई भी आंकड़ा जो 2.1 से ऊपर है वो सजेस्ट करता है एक बढ़ती हुई आबादी को, जबकि जो सारी रेट्स है 2.1 से नीचे वो सिग्निफाई करती हैं या हिंट देती हैं एक साफ ट्रेंड की तरफ, जो है पॉपुलेशन के डिक्लाइन का एंड एजिंग का, बूढ़ी होती हुई आबादी का। समझ ही गए, तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। फिगर यानी आंकड़ा, इसकी वर्ब है सजेस्ट, रेट्स यानी दर, इसकी वर्ब है सिग्निफाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहा है ऑफ कोर्स एज यूजुअल फॉर अ कंट्री ऑफ दिस साइज एंड डाइवर्सिटी देयर वर वास्ट रीजनल डिफरेंसेस। कह रहा है ये बात भी सच है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नॉर्मल बात है। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह से। एक कंट्री के लिए जो इस साइज की हो, भारत की बात कर रहा है, 150 करोड़ की आबादी के लिए, और जो इस डाइवर्सिटी की हो, जिसमें विविधता हो। तो कह रहा है ऑफ कोर्स भारत जैसे बड़े विविध देश में कुछ वास्ट रीजनल डिफरेंसेस भी होंगे, बड़े बड़े क्षेत्रीय जो है फासले भी, फर्क भी आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंसेस की वर्ब है, फासलों की बात कर रहे हैं TFR में। ऐसा नहीं है सारे भारत में 2.1 से कम हो गई, अभी आगे देखना। कह रहा था हाईएस्ट CBR वॉज इन बिहार एट 25.8 एंड द लोएस्ट वॉज इन तमिलनाडु एट 12। सबसे ज्यादा जो CBR है या क्रूड बर्थ रेट है, 1000 की आबादी पे हर साल में कितने बच्चे नए पैदा होते हैं, बिहार में थी, सबको पता है 25.8 थी वहां। और सबसे कम कहां थी? तमिलनाडु में थी, जो कि सिर्फ 12 है। कह रहा है बिहार ऑल्सो रिपोर्टेड द हाइएस्ट TFR 2.8 एंड दिल्ली द लोवेस्ट 1.2। बिहार ने साथ ही साथ रिपोर्ट किया फर्टिलिटी रेट को भी 2.8। हर महिला बिहार में एवरेज 2.8 बच्चों को जन्म देती है एवरेज। और दिल्ली में सबसे कम हुआ, दिल्ली ने रिपोर्ट किया है सबसे कम 1.2। 18 states and union territories had a TFR below the replacement level।
भारत के सभी राज्यों में से और यूटीज में से मिला करके 18 ऐसे थे जिनका टीएफआर जो था रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे था या 2.1 के लेवल से कम था। एंड ऑल स्टेट्स रिपोर्टिंग हायर देन रिप्लेसमेंट लेवल टीएफआर वर इन नॉर्दर्न इंडिया। और वो सारी स्टेट्स जो रिपोर्ट कर रही थी रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा की टीएफआर को, 2.1 से ज़्यादा की फर्टिलिटी रेट को, वो कहाँ थी? उत्तर भारत में थी, नॉर्दर्न इंडिया में थी। तो 18 देख लो जिनमें टीएफआर कम है, और जो पीछे रह गई उनमें से ज़्यादातर आपको उत्तर भारत में मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? बिहार है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। हमारे यूजुअल बीमारू प्रदेश जिनको हम बोलते हैं, गरीब प्रदेश, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की वर्ब है हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। स्टेट्स की वर्ब है कराची फॉलोइंग दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र टू हैव अ टीएफआर बिलो 2.0। कह रहा है दिल्ली को फॉलो करते हुए, दिल्ली का पीछा करते हुए, दिल्ली के कदमों पे चलते हुए बंगाल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र को आप देखें तो उनकी भी फर्टिलिटी रेट 2 से कम है। दिल्ली की तो 1.2 है। दिल्ली का तो ऐसा है अगर बाहर से आबादी ना आए तो 10-15 साल में दिल्ली खाली हो जाए। 1.2 मतलब 2 आदमी मरते हैं और 1.2 आदमी पीछे छोड़ के जाते हैं, हर साल 0.8 आबादी कम हो रही है। तो कह रहे दिल्ली की तो है ही, उसको फॉलो करते हुए ये स्टेट भी 2.0 से नीचे चले गए हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कह रहा है जी साइमल्टेनियसली एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ डेमोक्रेटिक शिफ्ट SRS data indicated the proportion of people above 60 rose by 0.7% points in a year to 9.7 of population। कह रहा है जी इसी के साथ में साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त, साथ ही साथ, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी है हमें, ऐसे एक डेमोग्राफिक शिफ्ट से या आबादी में आने वाले बदलाव से हुआ क्या? हुआ ये कि SRS डेटा ने इंडिकेट किया, दिखाया कि जो आंकड़ा है, प्रोपोर्शन है या रेशो है, और किसका? उन लोगों का जो 60 से ऊपर है, वो आंकड़ा ही रोज कर गया या बढ़ गया 0.7 परसेंटेज पॉइंट से एक साल में, 22 से 23 में, और कहां पे आ गया? 9.7% पे हमारी पॉपुलेशन तक। तो 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब है पहले हुआ करता था 9%, अब हो गया 9.7%। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं परसेंटेज पॉइंट्स। समझ गए ना? तो एक साल में 60 की आबादी के लोग, पहले 9% थे भारत के, अब 9.7% हो गए हैं। नए लोग कम पैदा हो रहे हैं, पुरानों की संख्या बढ़ती जा रही है। SRS की वर्ब है इंडिकेटेड, प्रोपोर्शन की वर्ब है रोज। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो या आंकड़ा समझ लो। रोज यहाँ पे राइज की सेकंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है इंक्रीज होना, राइज रोज रीजन, V1 V2 V3। कह रहा है जी केरला हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एट 15%, while Assam, Delhi and Jharkhand reported the lowest proportion of their population over 60 years। कह रहा है केरला में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है या अनुपात है एल्डरली पॉपुलेशन का या सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग पॉपुलेशन का। एल्डरली यानी बुजुर्ग, और वो कितना है? 15% है। जबकि असम, दिल्ली, झारखंड ने रिपोर्ट किया सबसे कम अनुपात को, प्रोपोर्शन को, 60 से ऊपर की आबादी का। चलिए, केरला की वर्ब है हैज, दिल्ली, असम, झारखंड की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में रिपोर्टेड। पढ़ने में बड़ा आसान है, इसलिए आज ग्रामर में फोकस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं आपको। 3 वर्ड्स की तरफ ध्यान देना। पहला है ओल्डर, दूसरा है एल्डर, तीसरा है एल्डरली। देखिए, ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा, लेकिन ऐसा आदमी जो न्यूट्रल, ना आपका जो है संबंधी, ना रिलेटिव, ना कोई जानने वाला। लेकिन एल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा लेकिन आपका कोई रिलेटिव। एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन। तीसरा है एल्डरली। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, 60 से ऊपर का कोई भी आदमी मान लो एल्डरली होता है। तो तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दिख रहे एक जैसे हैं, लेकिन तीनों का यूज अलग है। यूज भी करके देखते हैं। द डैश एडिशन ऑफ दिस बुक इज आउट ऑफ प्रिंट। ये जो पुराना एडिशन था इस किताब का, वो आउट ऑफ प्रिंट है या प्रिंट से बाहर है। आउट ऑफ प्रिंट होना यानी अब वो प्रिंट फॉर्म में नहीं मिलता, उसकी कोई कॉपी आपको नहीं मिलेगी। अब मुझे बताओ डैश एडिशन ऑफ द बुक कैसा होगा? बुजुर्ग एडिशन होगा। क्या ये एडिशन आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है? बड़ा भाई, बड़ी बहन, या फिर आप पुराने की बात कर रहे हो, ओल्डर की बात कर रहे हो इन जनरल सेंस? आप एडिशन के पहले ओल्डर ही लगाओगे, क्योंकि एडिशन आपका कोई भाई बहन नहीं है और
समझ गए ना, कोई बुजुर्ग वाला फीलिंग भी यहाँ पे नहीं आ रहा, पुराना एडिशन है, ओल्डर एडिशन। माई डैश ब्रदर इज 5 years डैश देन मी, मेरा जो बड़ा भाई है 5 साल बड़ा है मेरे मुकाबले। भाई है और बड़ा है तो एल्डर लगेगा, एल्डर आप हमेशा अपने रिश्तेदारों के लिए यूज करते हो, एल्डर ब्रदर। और वो 5 साल मुझसे बड़ा है, 5 साल मुझसे बड़ा है, तो यहां लिखोगे ओल्डर देन। ठीक है, देन के साथ में अपने ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, एल्डर के साथ में टू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीधे सीधे उस रिलेटिव का नाम लिखा जाता है, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, एल्डर, जो भी लिखना चाहो। चलो एक कॉन्सेप्ट और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। द डैश सिस्टर लुक्ड आफ्टर हर डैश पेरेंट्स, ये जो डैश सिस्टर थी या बड़ी बहन थी, लुक आफ्टर करती थी, ध्यान रखती थी अपने पिताओं, अपने माता पिता का, जो पेरेंट्स का, जो इस टाइप के थे। देखो बहन है बड़ी, बड़ी के लिए, सिस्टर के लिए तो एल्डर यूज होगा, और बुजुर्ग होंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स बड़े नहीं होते आपसे भाई, पेरेंट किसी का छोटा हो सकता है, जो आपसे हमेशा बड़ा ही होना है उसके लिए बड़ा वर्ड क्यों यूज करूंगा भाई मैं। बड़ा भाई हो सकता है क्योंकि भाई छोटा भी हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, बहन छोटी भी हो सकती है, पर पिता और माता आपसे बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो एल्डर मत यूज करो, यहां पे लिखो बुजुर्ग पेरेंट्स, यानी एल्डरली पेरेंट्स। अगर एल्डर पेरेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये मेरे बड़े माँ बाप है, एक मुझसे छोटे माँ बाप भी हैं मेरे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो एल्डरली। चलो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं खुद से ट्राई करने को, मुझे पता आप गलत करोगे, गलत करोगे तो कमेंट्स में आपको रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे हर कमेंट्स को रिप्लाई करें। माई फादर इज डैश ऑफ टू ब्रदर्स, स्लाइटली डैश देन द यंगर वन, एंड नाउ बोथ आर कंसीडर डैश इन द विलेज। खुद से ट्राई दो, कमेंट्स में डाल रहा हूं आंसर, खुद से चेक करना। 3 ब्लैंक्स दे रहा हूं, एक एक वर्ड तीनों में आएगा। बढ़े आगे। चलो तो एल्डरली का मतलब क्या हुआ बच्चों, एल्डरली का मतलब हुआ बुजुर्ग, यानी बुजुर्ग आबादी की बात यहां पे हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, इट विल बी फूल हार्डी टू लुक अवे फ्रॉम द राइडिंग ऑन द वॉल। कह रहा है ये बड़ा फूल हार्डी होगा, बेवकूफाना होगा, आप बड़ा हिम्मत दिखाओगे बेवकूफी भरी अगर आप लुक अवे फॉर फ्रॉम करते हो, दूर हटके देखते हो, या फिर इग्नोर करते हो राइटिंग ऑन द वॉल को। अंग्रेजी में इडियम है ये, राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मतलब होता है एक ऐसा फ्यूचर जो आपके लिए खराब है, एडवर्स है, और आपको होता हुआ दिख रहा है। इमिनेंट कोई डिजास्टर है जो आपको पता होना ही होना है, राइटिंग ऑन द वॉल कहलाता है अंग्रेजी में। तो कह रहा है ये बड़ा उदंड हो जाएगा, बड़ा बेवकूफों वाला काम हो जाएगा अगर आप लुक अवे फ्रॉम करते हैं, नजरअंदाज करते हैं राइटिंग ऑन द वॉल को, या एक क्लियर साइन ऑफ समथिंग बैड टू हैपन को। कह रहा है एज द मोस्ट पॉपुलस नेशन, होम टू ओवर 1.46 बिलियन पीपल, द करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड will admittedly take several years to have an impact on the population। कह रहा है दुनिया की सबसे पॉपुलस नेशन के तौर पे, पॉपुलस का मतलब होता है आबादी से भरा, घना, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होने के तौर पे, और वो देश जो होम टू भी है, होम टू होना यानी शरण देना, पनाह देना, जो पनाहगार भी है 1.46 बिलियन पीपल का, 146 करोड़ लोगों का। कह रहे ऐसे तौर पे ना ये जो करंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या गिरता हुआ रुझान है, ये एडमिट किए जाने सकने वाले तौर पे लेगा कई साल कि वो इम्पैक्ट करे, एक इम्पैक्ट को हमारी आबादी पे। तो 146 करोड़ लोगों में जब आबादी कम होती है ना, तो 20 साल लगते हैं कम होती है आबादी का फर्क जो है आपको फील भी हो। 140 करोड़ से जब तक 70 करोड़ नहीं हो जाएंगे, 75 करोड़ नहीं हो जाएंगे अगले 50 साल में, तब तक आपको बहुत कम होती हुई आबादी फील नहीं होगी। ट्रेंड की वर्ब है विल टेक। पॉपुलस का मतलब देख लेना, जो घना हो, पॉपुलेशन से बसा हुआ हो। ये वर्ड पॉपुलर से अलग है। पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, फेमस, रिनाउन। पॉपुलस का मतलब आबादी से खचाखच भरा हुआ। चलो एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं, इसको भी ट्राई दो, साथ में दो। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप ट्राई दो, फिर मैं आंसर लिखता हूं, मैच हो जाए। जापान दो लेस डैश देन चाइना इज एक्सट्रीमली डैश अमंग टूरिस्ट। देखो जापान चाइना से कम क्या हो सकता है, आबादी में कम हो सकता है, और टूरिस्ट में क्या हो सकता है, टूरिस्ट में बड़ा फेमस हो सकता है। तो जापान इज एक्सट्रीमली फेमस और पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। तो यहां लगा दूंगा मैं पॉपुलर।
समझ गए ना क्यों लगाया, फेमस की बात कर रहा हूं। और जापान कम आबादी वाला है, चाइना से कम आबादी वाला है, यहां लिखना पड़ेगा पॉपुलस, LO, पॉपुलस, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, होमोनिम्स हैं दोनों, एक जैसे दिखाई देते हैं। एक कॉन्सेप्ट और करवाऊंगा ग्रामर का, इजी आर्टिकल है तो भरपूर मजा लो इसका। देखो अंग्रेजी में हाउस नाम का वर्ड आपको पता होगा, हाउस का मतलब होता है घर, अ प्लेस ऑफ शेल्टर, नाउन फॉर्म में। लेकिन हाउस नाम की एक वर्ब भी अंग्रेजी में, हाउस, हाउस्ड, हाउस्ड, ऐसे इसकी V1 V2 V3 चलती है। इसका मतलब होता है किसी चीज को पनाह देना, टू प्रोवाइड अ शेल्टर। जैसे दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, यहां पे हाउस एक नाउन है, घर की बात करेगा। दिस इज माई हाउस और दिस इज माई रेसिडेंस, ऐसा भी लिख सकते हो ना, रेसिडेंस। द लाइब्रेरी हाउस थाउजेंड्स ऑफ रेयर बुक्स, लाइब्रेरी जो है पनाह देती थी, हाउस करती थी, हाउस यहाँ पे एक वर्ब है। लाइब्रेरी घर की तरह रखती थी, पनाह देती थी हजारों रेयर बुक्स को, अनोखी किताबों को। तो यहाँ पे हाउस है वर्ब। अगर इतना समझ गए तो ये सेकंड वाली जो हाउस वर्ब है ना, इसको लिखने का अंग्रेजी में एक और तरीका भी है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ में होम, होम प्लस में टू। बड़ा आसान है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं द लाइब्रेरी हाउस्ड थाउजेंड्स ऑफ रेयर बुक्स, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं द लाइब्रेरी। अब देखो पास्ट लगा हुआ है तो वॉज लगाऊंगा, लाइब्रेरी के हिसाब से वॉज आएगा, सिंगुलर है और पास्ट है, और वर्ब लगानी पड़ेगी हाउस की जगह पे होम, और बाद में आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द लाइब्रेरी वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ रेयर बुक्स। दोनों सेंटेंस सही है। यहां पे होम टू लगा हुआ है वॉज वर्ब के बाद में, यहां पे हाउस लगा हुआ है वर्ब, मेन वर्ब बना करके। ध्यान रखना इस केस में होम एडजेक्टिव होता है। द हाउस वॉज गुड, द हाउस वॉज बिग, द हाउस वॉज होम, होम टू थाउजेंड्स ऑफ रेयर बुक्स। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, और इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल भाई साहब ने यहां भी किया है। इंडिया एज द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, होम टू 1.46 बिलियन पीपल। यहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगा क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज बनाया गया है कॉमा से कॉमा के बीच। वो इंडिया जो होम टू है ना, पनाह देता है इतने लोगों को। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है हाउएवर देयर इज नो डाउट दैट द नेशन हैविंग एटलीस्ट थ्योरेटिकली प्रिपेयर फॉर मोर ऑल दीज ईयर्स शुड नाउ प्रिपेयर फॉर अ डिफरेंट फ्यूचर। कह रहा है लेकिन इस चीज का भी कोई डाउट नहीं है, मन में शक नहीं है कि ये जो नेशन है ना, द नेशन भारत, जो थ्योरेटिकली कम से कम, कागजों पे कम से कम प्रिपेयर कर चुका है, हैविंग थ्योरेटिकली प्रिपेयर्ड, और किसके लिए? और ज्यादा के लिए इन सारे सालों में। अब उसको प्रिपेयर करना होगा या तैयार होना होगा एक डिफरेंट फ्यूचर के लिए और अलग तरह के भविष्य के लिए। तो अभी तो भारत प्रिपेयर कर रहा है कि ज्यादा आबादी को कैसे खिलाऊं, ज्यादा आबादी को नौकरी कैसे दूं। ये ट्रेंड पीछे छूट जाएगा क्योंकि आबादी कम होगी और एक नया फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना होगा। और ये कब करना होगा तैयारी? वाइल कंटिन्यूइंग टू लेवरेज द डेमोक्रेटिक डिविडेंड, कंटिन्यू करते हुए, जारी रखते हुए लेवरेज करने का काम या फायदा लेने का काम हमारे डेमोक्रेटिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है अंग्रेजी में, इस वर्ड का मतलब होता है यंग पॉपुलेशन। 25 से लेकर के 35 साल के बीच की जो आबादी है, जो काम कर सकती है, जिसमें कुछ नया करने का उत्साह है। तो ऐसा करते हुए, यंग आबादी का फायदा लेते हुए भारत को एक नए फ्यूचर के लिए तैयार होना है। कह रहा है जी वो डिविडेंड इट स्टिल पोजेसेस थैंक्स टू अ रिलेटिवली यंग फोर्सेस या वर्क फोर्स। ये वो डिविडेंड है या यंग पॉपुलेशन है जो भारत अभी भी पोजेस करता है या अपने पास रखता है। और क्यों रखता है? थैंक्स टू या बिकॉज ऑफ, एक तुलनात्मक तौर पे यंग आबादी के या वर्क फोर्स के। लंबा सेंटेंस छोटे छोटे पीस करके आपने पढ़ लिया। डाउट की वर्ब है इज, देयर इज नो डाउट। नेशन की वर्ब है, नेशन की वर्ब है शुड प्रिपेयर, भारत को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और करना है कंटिन्यू करते हुए या इस चीज को जारी रखते हुए कि हम लेवरेज करते जाएं या फायदा एडवांटेज लेते जाएं हमारी उस आबादी का जो अभी भी यंग है। और वो हम इसलिए पोजेस करते हैं थैंक्स टू, क्योंकि रिलेटिवली यंग वर्कफोर्स हमारे पास है। कह रहा है जी अ ग्रेइंग नेशन विल कम विद इट्स ओन अटेंडेंट कंसर्न्स एंड नीड्स। कह रहा है ग्रे होती हुई नेशन, बूढ़ा होता हुआ देश आएगा या विल कम करेगा अपने खुद के साथ लगते हुए, चिपकते हुए, अटेंड करते हुए कंसर्न्स और नीड्स के साथ। कंसर्न यानी चिंताएं, नीड्स या जरूरत।
तो बूढ़ा हुआ देश जो है ना, उसके साथ में अटेंड करने वाले या कंपनी करने वाले या जोड़ीदार तौर पे कुछ कुछ नीड्स और कंसर्न्स भी होते हैं। और वो कैसे होते हैं? फाइनेंशियल, यूनिवर्सल एक्सेस फॉर रिड्यूस्ड मोबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सोशल सपोर्ट सर्विसेज। पहला चाहिए हमें फाइनेंशियल नीड्स हैं, फिर एक यूनिवर्सल एक्सेस हो कम होती हुई गतिशीलता का या मोबिलिटी का। बूढ़ा आदमी जो है सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, तो हर बिल्डिंग में आप लिफ्ट लगवाओ, मोबिलिटी रिड्यूस होगी ना बूढ़े आदमियों की, तो आप लिफ्टें बढ़ाओ। फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी हो बुजुर्गों के लिए, और सोशल सपोर्ट सिस्टम हो, फ्री इलाज मिले, कुछ पेंशन मिले, ये कहलाता है सोशल सपोर्ट। तो ये सारे कंसर्न्स या नीड्स बूढ़े होते हुए देश के साथ में जरूर आते हैं। मीनिंग निकल आया। ग्रेइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ग्रेइंग यानी बूढ़ा होता हुआ, नेशन की वर्ब है वेलकम। अटेंडेंट यानी जो साथ में अटेंड करता हुआ आते, जो अकॉम्पनी करता हुआ साथ हो। कह रहा है अ यंग नेशन आफ्टर ऑल will require a massive realignment to be ready to serve the needs of a growing population of the elderly। कह रहा है कि यंग नेशन जो है आफ्टर ऑल यानी सब चीजों के बाद उसको जरूरत होगी एक बड़े तौर पे रीअलाइनमेंट की, या फिर यूं कह दें रीओरिएंटेशन की, एडजस्टमेंट की, ताकि वो तैयार हो सर्व करने के लिए, पूरा करने के लिए जरूरतों को एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो है एल्डरली की है, बुजुर्गों की। यंग नेशन की वो विल रिक्वायर। कुछ अलग से बताने ऐसा नहीं है। रीअलाइनमेंट, रीओरिएंटेशन, किसी चीज में आने वाला बदलाव, स्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चरिंग इसको बोल सकते हैं। चलिए आर्टिकल को रैपअप करते हैं। बड़ा सिंपल आर्टिकल था पढ़ने में आज। जल्दी से अपना क्विज देखो और कुछ क्वेश्चन है इनको सॉल्व करो। देखो ये वाले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। इन द ऑफिंग और राइटिंग ऑन द वॉल, ये दोनों इडियम्स फ्रेजेस मैंने आपको क्लास में करवाए थे। और यहां पे आपको मिलेंगी 4 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, तीसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और चौथी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। तो 3 से लेके 8 तक यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं। खुद से अटेम्प्ट करना है इनको। अब बाकी के दोनों हैं, ये मेरे साथ अटेम्प्ट करो आप कॉम्प्रिहेंशन के। फर्स्ट क्वेश्चन, इस पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी बात आप इन्फर कर सकते हो या कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो भारत के डेमोग्राफिक ट्रेंड का या आबादी में होने वाले पैटर्न का? क्या पता लग रहा है आपको अगले 50 साल में क्या होगा? एक ही बात पता लग रही है, आबादी बूढ़ी हो चुकी है और आगे बुढ़ापा बढ़ेगा, एवरेज एज बढ़ेगी, और इनको हेल्थ केयर और सोशल सिस्टम की जरूरत होगी। ये स्ट्रेन करेंगे, बोझ डालेंगे हमारे करंट सिस्टम पे। सिस्टम को बड़ा करना होगा, नहीं तो इन लोगों को ना हेल्थ केयर ना पेंशन हम दे पाएंगे। तो ये बात, ये ट्रेंड जो है ना, ये हमारे सामने है। बाकी सब ट्रेंड जो लिखे हुए हैं उल्टे पुल्टे हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, देख लेना। ऑथर की वार्निंग ये है कि भारत को प्रिपेयर करना होगा बूढ़ी होती हुई आबादी के लिए। इस वार्निंग के पीछे क्या अजम्पशन है, क्यों करना है भारत को प्रिपेयर? इसलिए करना है क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये आबादी अब और बूढ़ी होगी ही होगी। जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट से नीचे रहने वाली है ज़्यादातर स्टेट्स में। कोई दो राय, कोई शक नहीं है। एक बार कम हो गई तो वो कम की हुई को बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बूढ़ी आबादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इसको फिर से जवान नहीं कर सकते। द फर्टिलिटी रेट्स विल रिमेन बिलो रिप्लेसमेंट इन मोस्ट स्टेट्स। चलिए क्लास को कर देते हैं रैप अप। आंसर कितने मिले, आंसर आपके 8 में से कितने मैच हुए, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। नई थीम के बारे में कुछ एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, वो भी लिख सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।